A very warm good morning, students. So today we are going to start a new chapter in SST, that is chapter number 17, and the name of the chapter is agriculture. So it is on page number 99. So students, हमारे चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को हिंदी में कहा जाता है कृषि या खेती करना. आज हम उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको एक फूड आइटम की पिक्चर दी हुई है. सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज विच फूड आइटम इज़ इट. कौन सा फूड आइटम है ये? दिस इज़ नाचोज. अगर आप सभी ने खाए हो तो ये नाचोज होते हैं. और आपको ये भी बताना है फाइंड आउट व्हाट इट इज़ मेड ऑफ. ये किस चीज़ के बनते हैं? कॉर्न के यानी मक्के के या फिर व्हीट यानी गेहूं के आटे के. तो ये कॉर्न के बनते हैं. सो स्टूडेंट, एग्रीकल्चर क्या होती है? बेसिकली एग्रीकल्चर और फार्मिंग रेफर टू द कल्टीवेशन ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस क्रॉप्स. यानी एग्रीकल्चर में, कृषि में हम क्या करते हैं? किसी भी लैंड को यानी ज़मीन को कल्टीवेट किया जाता है, उपजाया जाता है या उस पर खेती की जाती है, फसल उगाई जाती है ताकि अलग अलग तरह की फसलें उस पर उगाई जा सकें. इसके लिए उसे जोतना भी कहते हैं. कल्टीवेट करना मतलब जोतना. एग्रीकल्चर जो है इसमें इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें आती हैं? हॉर्टिकल्चर भी इसी में आता है, लाइव स्टॉक रियरिंग भी आता है एंड फिशिंग भी आती है. स्टूडेंट, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर इज स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. मतलब हॉर्टिकल्चर में अलग अलग तरह के फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाया भी जाता है, साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस और स्टडी भी की जाती है कि किस तरह से हम नए नए सीड्स का यूज़ करके या वेराइटीज़ ऑफ सीड्स का यूज़ करके फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. इसके साथ साथ लाइव स्टॉक रियरिंग भी एग्रीकल्चर में ही आती है यानी खेती में ही आती है. दैट इज़ पशुपालन. हिंदी में से पशुपालन कहा जाता है. पशुपालन में क्या होता है? डिफरेंट एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है यानी उन्हें एक लैंड एरिया पे वहीं पर रियर किया जाता है, उनको पाला जाता है और उनसे मिलने वाले सारे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल आउट किया जाता है. फॉर एग्जांपल काओ को लाइव स्टॉक रियरिंग में यूज़ किया जाता है. और आपकी बफेलोज हो गई, इनसे क्या मिलता है? आपको मिल्क मिलता है. और भी जितने एनिमल्स हैं जिनसे हमें लेदर, वूल ये सब मिलता है ना, इन सभी एनिमल्स की लाइव स्टॉक रियरिंग की जाती है, उनका पशुपालन किया जाता है और उनसे मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाज़ार में फिर बेचा जाता है. इसके साथ साथ खेती में और क्या आता है? फिशिंग भी आती है. फिशिंग में क्या होता है स्टूडेंट? फिश यानी मछलियों को पकड़कर उसके बाद उनको बेचना. जो कृषि है उसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं आपकी, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक रियरिंग एंड फिशिंग एज वेल. इट रेफर टू द कल्टीवेशन ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस क्रॉप्स. फसलों को उगाने के लिए जब किसी भी ज़मीन की जुताई या कहूँ कि उसे उपजाया जाता है तो उसे कृषि या खेती कहा जाता है. अब एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है? हमारी जो इंडिया है दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कंट्रीज इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में हमारी कंट्री इंडिया जो है वो एक नॉन प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर क्रॉप्स की. और एग्रीकल्चर जो है ना वो हमारे यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन भी है, क्योंकि आपने देखा होगा स्टूडेंट, विलेज साइड्स के जितने भी लोग हैं वहाँ पर सारे में एग्रीकल्चर ही की जाती है. हमारे इंडिया की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है. मोर देन 70% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर. और 70% से ज़्यादा यानी 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे इंडिया की एग्रीकल्चर यानी खेती से जुड़ी हुई है. और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर की और क्या इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स? एग्रीकल्चर से जो हमें क्रॉप्स और जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना उनका यूज़ बाकी इंडस्ट्रीज़ करती हैं एज देयर रॉ मटेरियल. यानी रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा माल. तो कच्चे माल के रूप में इसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्रयोग किया जाता है और उनको कन्वर्ट करके किसी और चीज़ में बदला जाता है. जैसे अभी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाया था, जो आपको फूड आइटम दिया था वो क्या था? नाचोस. तो नाचोस जो बनाते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? बहुत सारे रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जिसमें से एक क्या है? कॉर्न भी है, मक्का. तो वो उन्हें कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर के थ्रू. आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन विच प्रोवाइड फूड फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री. और हमारे इंडिया में बहुत तरह की क्रॉप्स यानी फसलें उगाई जाती हैं जो हमारे इंडिया के लोगों को और हमारे साथ साथ बाकी लोगों को भी फूड यानी खाना प्रोवाइड कर रही हैं. एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज. और इसी के साथ साथ जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया कि एग्रीकल्चर के थ्रू बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल भी सप्लाई किया
जाता है, जिसे वो कन्वर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट या कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हम जानेंगे उन क्रॉप्स के बारे में जो हमारे इंडिया में ग्रो की जाती है, यानी हमारे इंडिया में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। क्योंकि यहाँ की जो वेदर कंडीशन और सॉइल का टाइप है ना, वो एक सूटेबल कंडीशन है, जिसकी वजह से यहाँ ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। ड्यू टू वेरिंग वेदर कंडीशंस एंड सॉइल टाइप्स, फार्मर्स ऑफ इंडिया ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। और स्टूडेंट्स, आपको पता है किसी भी फसल को उगाने के लिए जो मेन चीज़ें डिपेंड करती हैं, दैट इज़ कंडीशन और सॉइल टाइप। सॉइल मतलब मृदा, जिसे मिट्टी भी कहा जाता है। जिस तरह की सॉइल होगी उस पर उसी तरह की खेती की जाएगी, और जैसी वेदर कंडीशन होगी, जैसे हमारी रबी और खरीफ क्रॉप्स जो होती है वो वेदर कंडीशंस की वजह से डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो अब जो मेन क्रॉप्स इंडिया में ग्रो की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? बेसिकली ये दो कैटेगरीज में आती है। पहली होती है फूड क्रॉप्स, दूसरी होती है कैश क्रॉप्स। एज द नेम सजेस्टिंग, फूड क्रॉप्स जो होती हैं स्टूडेंट, ये फूड क्रॉप्स मेनली स्टेपल डाइट ऑफ पीपल के, मतलब ये खाने के पर्पज से ग्रो की जाती हैं। इसमें कौन कौन से फूड आइटम्स आते हैं? लाइक व्हीट, गेहूं, राइस यानी चावल, मक्का, मिलेट एंड पल्सेस, और जितनी भी हमारी दालें हैं। दीज क्रॉप्स आर मेनली यूज एज स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल। मतलब ये हम स्टेपल डाइट मतलब होता है वो खाना जो हम रेगुलरली बेसिस पे खाते हैं। तो ये जो है फूड क्रॉप्स है ना, ये बेसिकली सेल करने से ज़्यादा खाने के पर्पज से ग्रो की जाती हैं। दूसरी आती है हमारी कैश क्रॉप्स। एज द नेम सजेस्टिंग, कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? दे आर ग्रोन टू बी सोल्ड इन द मार्केट टू मेक प्रॉफिट। ये क्रॉप्स इसलिए ग्रो की जाती हैं ताकि इन्हें मार्केट में, बाजार में बेचकर प्रॉफिट कमाया जा सके, यानी पैसे कमाए जा सके। कौन कौन सी कैश क्रॉप्स हैं स्टूडेंट्स? इसमें आती हैं कॉटन, जूट, शुगर केन यानी गन्ना, ऑयल सीड्स। दीज आर द क्रॉप्स दैट आर मेनली यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। और साथ ही साथ ये जो कैश क्रॉप्स होती है ना, ये कैश क्रॉप्स दूसरी इंडस्ट्रीज के द्वारा रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग की जाती हैं। अब हम पहले फूड क्रॉप्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, उसके बाद कैश क्रॉप्स के बारे में। तो जो फूड क्रॉप्स हमने जानी थी उसमें कौन कौन सी थी? राइस, व्हीट, मेज, मिलेट एंड पल्सेस। तो सबसे पहले राइस जो है वो हमारे इंडिया की मेन क्रॉप्स है, जो इंडिया में बहुत ही मेजर पार्ट में या मेजर स्टेट्स में ग्रो की जाती हैं। जिस स्टेट में राइस ग्रो की जाती है वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, केरला, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, केरला एंड तमिलनाडु। इन सभी स्टेट्स में राइस ग्रो की जाती है। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि राइस जो है वो हमारे यहाँ की वन ऑफ द मेन क्रॉप है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा स्टेट्स में ग्रो होती है। उसके बाद जो सेकंड क्रॉप आती है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में ग्रो होती है, दैट इज़ व्हीट यानी गेहूँ। व्हीट इज़ ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्टेपल डाइट, क्योंकि ये हमारी रेगुलर डाइट का एक हिस्सा है। हम रोज़ जो भी खाना खाते हैं उसमें व्हीट और राइस तो इंक्लूडेड होते ही हैं जनरली। वी ईट चपातीज मेड ऑफ व्हीट फ्लोर। साथ ही साथ हम जो चपातीज खाते हैं, यानी आपकी जो रोटियां होती हैं, वो किससे बनती है? गेहूं के आटे से बनी हुई होती हैं। तो व्हीट जिन जिन स्टेट्स में ग्रो होती हैं वो कौन कौन सी स्टेट है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान यानी राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट साइड एरियाज़ में, और महाराष्ट्र। और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो है ना, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा अमाउंट में व्हीट ग्रो करते हैं, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती की जाती है। इसीलिए इन्हें व्हीट बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके बाद हमारी थर्ड क्रॉप आती है स्टूडेंट, दैट इज़ मेज यानी मक्का। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉर्न, जिसे कॉर्न भी कहा जाता है। ये जो है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका में ग्रो की जाती है। आफ्टर दैट द फोर्थ वन क्रॉप्स इज मिलेट्स। मिलेट्स जो हैं ये क्या होते हैं? सीरियल्स होते हैं आपके, जैसे इसमें आ जाते हैं आपके बाजरा, रागी, ज्वार। ये सारे एक साथ जब कंबाइन होते हैं ना, इनको हम बेसिक लैंग्वेज में कहें तो हम इन्हें अनाज भी कह सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के इसमें सीरियल्स इंक्लूडेड होते हैं। ये भी बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में एज अ स्टेपल फूड यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग बाजरा, ज्वार इन सब की रोटियां खाते हैं। आप लोग भी कभी ना कभी आप लोगों ने खाई होगी। तो स्टूडेंट्स, जो स्टेट्स हैं जिसमें ये क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती हैं दैट इज पल्सेस। पल्सेस यानी सारी दालें।
इसमें सारी आपकी दाल इंक्लूड होती है, जैसे मूंग हो गई, मसूर हो गई, अरहर, ग्राम, जिसकी आपको यहाँ पिक्चर भी दिखाई हुई है। हमें पल्सेस के थ्रू क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसीलिए हम सभी को रेगुलर बेसिस पे दाल इंक्लूड करनी चाहिए अपनी बैलेंस डाइट में। और जिन स्टेट्स में ये पल्सेस ग्रो होती हैं वो हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। इन सभी जगहों पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस ग्रो की जाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम जानते हैं हमारी कैश क्रॉप्स के बारे में। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं, दे आर ग्रोन टू बी सोल्ड इन द मार्केट टू मेक प्रॉफिट, यानी जिन्हें प्रॉफिट यानी पैसा कमाने के लिए सेल आउट किया जाता है और ग्रो भी किया जाता है। पहले उन्हें उगाया जाता है, उसके बाद मार्केट में बेच दिया जाता है। उसमें सबसे पहले आती है कॉटन। कॉटन यानी रुई जो होती है आपकी, दैट इज़ अ फाइबर क्रॉप। ये एक फाइबर क्रॉप है क्योंकि इससे कपड़े भी बनते हैं। आप सब जनरली समर सीजन में कॉटन के क्लोथ्स ही पहनते हैं। दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लोथ। जिन स्टेट्स में कॉटन ग्रो होती है दैट इज़ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इन दोनों में सबसे ज़्यादा कॉटन की क्रॉप ग्रो की जाती है, एज दिस रीजन हैज़ ब्लैक सॉइल सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। क्योंकि इन्हीं स्टेट्स में ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कॉटन की फसल के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल मिट्टी मानी जाती है। यानी कॉटन की फसल जो है ना वो काली मिट्टी पर यानी ब्लैक सॉइल पर ही ग्रो की जाती है, और इन दोनों ही स्टेट्स में ब्लैक सॉइल मिलती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्रॉप आती है दैट इज़ जूट। जूट क्या है, ये भी एक फाइबर क्रॉप है क्योंकि इससे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल बनते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, क्योंकि इसका रंग जो होता है ना वो थोड़ा गोल्डन टाइप में होता है, इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इससे अलग अलग तरह के कारपेट, मैट यानी चटाइयाँ, बैग्स, रोप्स यानी रस्सियाँ, और जो आपने बोरियाँ देखी होंगी, गेहूँ और चावल की जो बोरियाँ होती हैं ना, वो भी इसी जूट का यूज़ कर बनाई जाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स जो स्टेट्स हैं जहाँ पर ये क्रॉप ग्रो होती है दैट इज़ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है ना ये एक लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट का, यानी सबसे ज़्यादा जूट वेस्ट बंगाल में ही ग्रो की जाती है। इसके साथ साथ बिहार, उड़ीसा और असम में भी जूट की खेती की जाती है। इसके बाद हमारी थर्ड कैश क्रॉप आती है दैट इज़ शुगर केन यानी कि गन्ना, जिसका यूज़ करके शुगर यानी चीनी भी बनाई जाती है। शुगर केन इज़ यूज फॉर मेकिंग जर्जरी एंड शुगर। शुगर केन से क्या क्या बनता है, गुड़ और चीनी दोनों चीज़ें गन्ने से बनाई जाती हैं, और ये उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसी स्टेट्स में पाई जाती है, यानी वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैश क्रॉप है दैट इज़ टी, जो हम सभी रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, यानी हम सभी चाय पीते हैं। इंडिया जो है वो टी का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि यहाँ पर टी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ग्रो की जाती है। और जो स्टेट्स है ना जहाँ पर टी सबसे ज़्यादा ग्रो होती है दैट इज़ आसाम। आसाम तो फेमस भी है क्योंकि असम की चाय बहुत फेमस है। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल और केरला भी ऐसी स्टेट है जहाँ पर टी ग्रो की जाती है। टी इज़ मोस्टली ग्रोन इन द टी प्लांटेशंस ऑफ आसाम। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपको पिक्चर में कुछ दिखाया भी हुआ है, ये टी फील्ड्स है यानी चाय की फील्ड्स हैं जहाँ पर टी क्रॉप जो है ग्रो की गई है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्रॉप आती है दैट इज़ कॉफ़ी। इट इज़ ग्रोन इन कूल वेदर विथ हैवी रेनफॉल। ये उस जगह पर ग्रो होती है जहाँ पर कूल यानी थोड़ा ठंडा वेदर हो और साथ ही साथ रेनफॉल काफ़ी अच्छे अमाउंट में होती हो, यानी काफ़ी अच्छी बारिश की इसे आवश्यकता होती है। तो ये इसकी जो ज़्यादातर प्लांटेशन है वो ज़्यादातर केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु इन तीनों स्टेट्स में पाई जाती है। कर्नाटका अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द कॉफ़ी ग्रोन इन इंडिया। सिर्फ अकेले कर्नाटक राज्य में ही हाफ ऑफ अमाउंट, जितनी हाफ कॉफ़ी यहाँ हमारे इंडिया में ग्रो की जाती है ना, उसका हाफ से भी ज़्यादा सिर्फ अकेले कर्नाटका में ही ग्रो होता है, यानी कर्नाटका इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है हमारे इंडिया में। इसके बाद नेक्स्ट क्रॉप आती है दैट इज़ रबड़। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ट्यूब्स एंड टायर फॉर व्हीकल्स। इसका प्रयोग जो है ना, जितने भी व्हीकल्स होते हैं आपके स्कूटर, कार, बस, इन सब में जो भी टायर्स लगे होते हैं उसके टायर्स को बनाने और ट्यूब्स को बनाने में इस रबड़ का प्रयोग होता है।
It is grown in large plantations and it is large plantation in the states of Kerala, Tamil Nadu और कर्नाटका। इन तीनों ही स्टेट में इसकी क्रॉप्स ग्रो की जाती है, इसकी प्लांटेशन की जाती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैश क्रॉप आती है, दैट इज ऑयल सीड्स, जिसे हम सरसों भी कहते हैं। दैट इज ग्रोन मेनली फॉर प्रोड्यूसिंग ऑयल, जिसे मेनली तेल प्रोड्यूस करने यानी तेल निकालने के लिए इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है, क्योंकि इससे तेल निकलता है, सरसों का तेल, जो आप सभी अपने घर में रेगुलर बेसिस पे यूज़ भी करते हैं, ईटिंग में भी और साथ ही साथ अपने हेयर्स की मसाज के लिए भी। ऑयल सीड्स आर मोस्टली ग्रोन इन द स्टेट ऑफ, ये कहाँ कहाँ ग्रो होती है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और साथ ही साथ तमिलनाडु में। स्टूडेंट, जितनी भी कैश क्रॉप्स है ना, ये बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो की जाती हैं बड़े बड़े फार्म्स में, और इसीलिए इनको प्लांटेशंस भी कहा जाता है। और इन जो भी ये क्रॉप्स है, इनको ग्रो करने का बेसिक रीज़न यही होता है कि इनकी सेलिंग की जा सके, जिससे प्रॉफिट कमाया जा सके। अब इसके बाद आता है लाइव स्टॉक रियरिंग, जिसे हिंदी में पशुपालन भी कहा जाता है। स्टूडेंट, उससे पहले यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है, यू हैव टू राइट व्हाट इज शोन इन दिस पिक्चर, नेम द क्रॉप दैट इज यूज्ड टू मेक इट। ये क्या है, ये एक जूट बैग है। इस जूट बैग को किससे बनाया जाता है, जूट से। और दूसरा क्वेश्चन आपसे किया हुआ है, कैन इट बी रीयूज, क्या हम इसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। येस, ऑब्वियसली इसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार रीयूज कर सकते हैं, इसीलिए वी कैन यूज जूट बैग एज एन अल्टरनेटिव फॉर पॉलीथीन बैग्स। इंस्टेड ऑफ यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, हम इन जूट बैग्स और पेपर बैग्स का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ये हमारे एनवायरमेंट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके बाद आती है स्टूडेंट लाइव स्टॉक रियरिंग, दैट रेफर्स टू द डोमेस्टिक एनिमल्स दैट आर यूज्ड फॉर फूड, फाइबर एंड लेबर। लाइव स्टॉक रियरिंग में क्या होता है स्टूडेंट, हम अलग अलग पशुओं को पालते हैं, और किस लिए उन्हें पाला जाता है, ताकि उनसे मिलने वाले फूड को, फाइबर को और लेबर, जो भी उनसे मेहनत मिल रही है ना, उसको हम उससे प्रॉफिट कमा सके। जैसे जितने भी बफेलोज होते हैं या काव होते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, तो उनसे मिलने वाले मिल्क को मार्केट में सेल आउट किया जाता है। सिमिलरली ऑक्सन और बुलॉक्स जो होते हैं, इनको एग्रीकल्चर की प्लकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी उसमें जुताई के लिए इनको यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ कार्ड्स को पुल करने के लिए भी इन्हें यूज़ किया जाता है। जितने भी मिल्क है उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो काऊ से मिल्क के साथ साथ हमें कर्ड, बटर, घी और चीज़, ये सारे मटेरियल्स भी मिल जाते हैं एक उस मिल्क को कन्वर्ट करने से। एनिमल्स लाइक कैमल एंड शीप आर रियर्ड टू प्रोवाइड अस विद वूल, और कैमल यानी ऊंट और शीप, भेड़ जो होती है, इनसे हमें क्या मिलता है, वूल यानी कि ऊन, जो फाइबर एज अ फाइबर भी यूज होती है। कैमल्स आर ऑल्सो यूज इन डेजर्ट एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और साथ ही साथ जो कैमल होते हैं उन्हें शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, यानी रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर एज अ ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं रेत पर चलने के लिए, क्योंकि कैमल ही एक ऐसा एनिमल है जो रेगिस्तानी इलाकों में एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज उसके जो फीट होते हैं वो क्या होते हैं, पैडेड होते हैं, उन पर पैड्स लगा होता है, गद्देदार होते हैं वो, और वो नीचे रेत में धंसते नहीं हैं। साथ ही साथ और भी कैमल्स के अंदर ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो शिप ऑफ डेजर्ट कहलाता है, भले ही वो उसका हम्प हो, उसकी बड़ी बड़ी आईलैशेस हो जिन पे रेत कलेक्ट नहीं होता। इसके साथ साथ डंकीज यानी जो गधे होते हैं, इनको क्या किस लिए यूज़ किया जाता है, गुड्स को कैरी, यानी सामान इनके ऊपर ढोकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्किन को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग लेदर गुड्स। लेदर के जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, उनमें कुछ एनिमल की स्किन को भी यूज़ किया जाता है। इसीलिए ये लाइफ स्टॉक रियरिंग जो है ये हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसी की वजह से ये हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कैटल स्ट्रेंथ है इन द वर्ल्ड, यानी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पशुपालन किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट हम जानेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, इसे हिंदी में हरित क्रांति भी कहा जाता है। ये एक रिवॉल्यूशन आया था, मीन्स एक प्रोटेस्ट हुआ था, दैट इज आफ्टर 1965 देयर हैज़ बीन मेनी चेंजेस इन द मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री। 1965 के बाद ना हमारी एग्रीकल्चर यानी खेती करने की प्रक्रिया में हमने बहुत सारे न्यू क्योंकि टेक्निक्स आ रही थी, नए नए डेवलपमेंट हो रहे थे, तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, बहुत सारी हाई वेराइटी सीड्स यूज़ की जा रही थी ताकि क्रॉप्स की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। उसके साथ साथ यहाँ पर
फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा था, यानी बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते ताकि अच्छी से अच्छी फसल उगाई जा सके। लार्ज एरियाज ऑफ लैंड हैड बीन ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, और इसी की वजह से बड़े बड़े जो लैंड एरियाज थे ना उन्हें कल्टीवेशन के अंदर, यानी इन रिवॉल्यूशन के थ्रू कल्टीवेशन के अंदर लाया जा रहा था। अलग अलग जो फार्मर्स थे वो अलग अलग तरह के लोन्स ले रहे थे ताकि वो अच्छी सीड्स, फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न मशीनरी खरीद सके अपनी क्रॉप्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स जो है उसको इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो अपनी जो फसल है ना उसको और अच्छी क्वालिटी में ग्रो कर सके और उससे अच्छा मुनाफा यानी अच्छा प्रॉफिट कमा सके। ऑल दिस हैड मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। और इस रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट, इस रिवॉल्यूशन यानी ये रिवॉल्यूशन जो था ये हमारे इंडिया में एज अ चेंज आया था, जिसने हमारी एग्रीकल्चर जो था ना उसको काफ़ी डेवलप किया, और इसकी वजह से हमारा इंडिया जो था वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। यानी सेल्फ सफिशिएंट मतलब खुद अपने आप में इतना संपन्न हो गया कि वो अपने आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स ग्रो कर सकता था। इसीलिए इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, हरित क्रांति जिसे हिंदी में कहते हैं। इसने हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारे चेंजेस लाए जो बहुत ही पॉजिटिव साबित हुए, जिससे हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स की क्वालिटी इम्प्रूव हुई और बहुत सारा प्रॉफिट भी फार्मर्स को गेन हुआ। सो स्टूडेंट, this is your chapter. Hope you understand the video and the chapter as well. For better understanding, read the chapter again. Thank you so much, students.